नमस्कार। ट्वेल्थ के अकाउंट्स के छात्रों का स्वागत है। आज चैप्टर वही गैर व्यापारी संस्थाओं के लेखे में आगे बात करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एक विवरण यानी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर और या एक विवरण बना के हम इस साल के चंदों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये जाना था पहले। इससे पहले आप आज बात करते हैं आय व्यय खाता बनाए किस तरह से जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, वो ध्यान रखिए आप। प्राप्ति एवं भुगतान खाते से किस तरह से हम आय व्यय खाता बनाएं, ये देख लीजिए। तो इसमें दो चीज़ होंगी हमारे पास, प्राप्तियां और भुगतान। ठीक है, प्राप्तियां और भुगतान में खाते में कौन सी दो चीज़ें होंगी हमारे पास? प्राप्तियां जो हुई हैं और भुगतान जो किए हमने। प्राप्तियां दो प्रकार की होंगी, आयगत यानी कि रेवेन्यू और पूंजीगत यानी कि कैपिटल। ठीक है, यानी कि ऐसी प्राप्तियां जो आयगत हैं, आयगत से मतलब है रोजाना हो रही हैं और छोटी छोटी मात्रा में हो रही हैं, वो कहलाती हैं आयगत प्राप्तियां। और पूंजीगत प्राप्तियों से मतलब है जो एक मुश्त रकम, एक बड़ी रकम प्राप्त होती है और बार बार ना होकर साल में एक दो बार ही प्राप्त होती है, ऐसी प्राप्तियों को हम पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। भुगतान के बारे में भी यही स्थिति है। भुगतान भी दो प्रकार के हो सकते हैं, आयगत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल पूंजीगत एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिए, इसमें भी यही बात ध्यान रखनी है। भुगतान जो छोटे छोटे भुगतान किए जा रहे हैं, बार बार भुगतान किए जा रहे हैं, वो आयगत भुगतान के रूप में आए हैं। और जो बड़ी रकम के भुगतान किए जा रहे हैं और ज़्यादा बार नहीं किए जा रहे, मतलब एक या दो तीन बार या एक बार या दो बार या तीन बार ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में, तो अगर कोई व्यय किया जा रहा है मोटी, जिसमें बड़ी रकम हो। ठीक है, तो सीधा बड़ी रकम का मतलब ध्यान में रखना है दोनों स्थिति में, चाहे वो प्राप्तियां हो चाहे भुगतान हो। तो इस संबंध में ध्यान रखना। पूंजीगत प्राप्तियां जो होंगी, जो प्राप्तियां पूंजीगत होंगी यानी कैपिटल होगी, तो वो हमेशा चिट्ठे में दिखानी है। कहाँ दिखानी है? चिट्ठे में, आर्थिक चिट्ठे में। और भुगतान में उल्टी स्थिति होगी। आयगत जो प्राप्त भुगतान होंगे यानी कि छोटे छोटे भुगतान जो होंगे, जो छोटे छोटे भुगतान होंगे वो कहाँ जाएंगे? इसमें जाएंगे, आय एवं व्यय खाते में। तो आय व्यय खाते में क्या चीज़ होगी? एक तो आयगत प्राप्तियां हो गई और एक आयगत भुगतान हो गए। और कैप चिट्ठे में क्या हो गई? पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत पेमेंट। ये चीज़ आपको हर समय ध्यान रखनी है प्राप्तियां भुगतान खाते से आय व्यय खाते बनाते समय। कुछ पॉइंट्स और हैं, ध्यान रखिए इनको, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ हैं। आप प्राप्तियां भुगतान खाते में आप आय व्यय खाता तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणबद्ध याद रखें। सबसे पहले चरण, प्राप्ति भुगतान खाते में दिखाई गई निम्न मदों को अलग अलग व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता, यानी अलग अलग व्यय खाते में नहीं दिखाया जाएगा। प्रारंभिक रोकड़ एवं बैंक से, इसे आरंभिक चिट्ठे में संपत्ति की तरफ दिखाएंगे। प्रारंभिक शेष और रोकड़, जो रोकड़ का शेष और बैंक का शेष होगा उसे कहाँ दिखाएंगे? चिट्ठे में संपत्ति की तरफ। अंतिम रोकड़ एवं बैंक शेष भी कहाँ दिखाएंगे? अंतिम खाते में, अंतिम चिट्ठे में संपत्ति की तरफ। पूंजीगत प्राप्तियां जैसे आजीवन सदस्यता शुल्क, समर्पित निधि, वसीयत से प्राप्त राशि, बड़ी विशेष दान इत्यादि को अंतिम आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। ठीक है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें कहाँ दिखाया जाएगा? आर्थिक चिट्ठे में। तो पूंजीगत प्राप्तियों से मतलब है जो बड़ी रकम हो, जो बड़े अमाउंट की रकम है जो प्राप्त हो रही हैं और मतलब बार बार प्राप्त ना हो गए, एक या दो तीन बार ही प्राप्त हो रही हैं साल में, तो ऐसी को हम पूंजीगत प्राप्तियां। और ये कहाँ दिखाएंगे हम? अंतिम चिट्ठे के दायित्व की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं संचय एवं कोष की। जैसे दान कोष, खेलकूद कोष, पुरस्कार कोष, क्रिकेट फंड, टूर्नामेंट फंड इत्यादि, इसे अंतिम खाते के दायित्व की पक्ष की तरफ दिखाते हैं तथा इसे संबंधित व्यय को इनमें से घटा देते हैं। तो देख क्या करना है इसमें? संचय अगर कोई हमारे बने हुए हैं क्लब के, तो वो संचय कहाँ दिखाएंगे? अंतिम खाते के, अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष की हो। और इसमें से अगर कोई खर्चा हुआ है इस साल पर, जिस साल हम ये आय व्यय खाता बना रहे हैं, उससे संबंधित व्यय को इसमें से घटा देंगे। याद रखिए, क्या कर देंगे? अंतिम संबंधित व्यय को इसमें से घटा देंगे।
स्थायी संपत्ति का विक्रय, इसे चिट्ठे में संबंधित संपत्ति से घटाकर दिखाते हैं। जो लाभ या हानि है तो उसे आय व्यय खाते में दिखाते हैं। तो स्थायी संपत्ति का विक्रय हुआ है तो ध्यान रखना है, जिस संपत्ति का विक्रय हुआ है उस संपत्ति के मूल में से, जो पिछले साल मूल था उसमें से घटाकर उसको घटा दिया जाए। मान लो 5,000 मूल था पिछले बार संपत्ति का और उसमें 2,000 की बेच दी, तो 5,000 माइनस 2,000 यानी कि 3,000 रुपये की अब संपत्ति हमें इस साल आर्थिक चिट्ठी में दिखानी है। और जो इससे लाभ हानि हो रही है, यानी कि जो संपत्ति हमने 2,000 की बेची है वो हमें लाभ दे गई है या हानि दे रही है, यानी कि उसकी वैल्यू मान लो अगर 1,000 रुपये थी तो हमें वो लाभ दे गई, और अगर मान लो 3,000 रुपये थी वैल्यू और 2,000 रुपये की तो इसका मतलब हानि दे गई। अगर लाभ और हानि है तो वो कहाँ जाएगी, आय व्यय खाते में। ठीक है। पूंजीगत भुगतान जैसे संपत्ति का क्रय, विनियोग, पुरस्कार, कोष विनियोग, स्थायी जमा इत्यादि, इन्हें अंतिम छाटे में कहाँ दिखाएंगे, संपत्ति की तरफ दिखाते हैं। पूंजीगत भुगतान का से मतलब है बड़े बड़े भुगतान, और जो हर बार बार नहीं हो रहे हैं, एक बड़ी रकम के हो रहे हैं और बार बार नहीं हो रहे हैं, उनको हम कहाँ दिखाएंगे, वो उसको पूंजीगत भुगतान मानते हुए आर्थिक चिट्ठे के अंतिम चिट्ठे में संपत्ति की तरफ दिखाएंगे। इसके बाद और कुछ देखते हैं, थोड़ा सा चरण और देखते हैं इसके। आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली मदें कौन कौन सी होंगी, ध्यान रखिएगा। आयगत प्राप्तियां जैसे चंदा, किराया, ब्याज, इन्हें आय व्यय खाते में आय पक्ष में दिखाएंगे। आयगत प्राप्तियां जैसे चंदा, किराया, ब्याज आदि आय व्यय खाते में आय पक्ष में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, आय पक्ष में। इसमें आप समायोजन करना हो सकता है, आपको पढ़ा ये समायोजन दिए हो सकते हैं, वो समायोजन आपको करने होंगे। कौन से होंगे वो समायोजन, देखिए। जैसे चालू वर्ष का अर्जित एवं बकाया आय संबंधित प्राप्त आय में जोड़ देंगे। चालू वर्ष में गत वर्ष की प्राप्त आय अर्थात आरंभिक बकाया आय संबंधित आय में से घटा देंगे। चालू वर्ष में से प्राप्त आगामी वर्ष की आय अर्थात पूर्ववर्ती या अग्रिम आय संबंधित प्राप्त आय में से घटा देंगे। गत वर्ष में प्राप्त चालू वर्ष की आय अर्थात प्रारंभिक अग्रिम पूर्ववर्ती आय संबंधित प्राप्त आय में जोड़ देंगे। ठीक है। अगर आयगत प्राप्ति में ये कंडीशन दे रखी है, ये समायोजन दे रखी है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयगत भुगतान या व्यय ज्ञात करने कैसे करेंगे। जैसे वेतन, किराया, इन्हें आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में दिखाएंगे अर्थात डेबिट पक्ष में लिखिए। इनमें निम्न प्रकार समायोजन करने होंगे। चालू वर्ष के बकाया व्यय हैं अर्थात अंतिम अदत्त व्यय हैं, तो संबंधित व्यय में की राशियों से जोड़ देंगे। जो जितनी राशि होगी उसमें बकाया व्यय जोड़ देंगे। चालू वर्ष के में गत वर्ष के बकाया यानी पिछले वर्ष के अगर कोई बकाया उनका भुगतान किया गया अर्थात प्रारंभिक अदत्त व्यय हैं, तो संबंधित व्यय की जो राशि दिखाई हुई है उसमें से उस राशि को घटा देंगे। चालू वर्ष में आगामी वर्ष के व्यय यानी कि पूर्वदत्त व्यय यानी कि अगले साल के व्यय दे दिए गए हैं, तो संबंधित व्यय में से ऐसी राशि को घटा देंगे। कि कहाँ पर घटाएंगे, आय व्यय खाते में ही। चालू वर्ष के व्ययों को गत वर्ष में किया गया भुगतान यानी चालू वर्ष में जो व्यय थे वो क्या पिछले वर्ष में भुगतान कर जाता, अर्थात प्रारंभिक पूर्वदत्त व्यय जिसे उनको हम बोलते हैं, इनको क्या करेंगे, संबंधित व्यय की राशि में जोड़ देंगे। जो साल व्यय हुए हैं उसमें इस राशि को जोड़ देंगे, तो हमारे इस साल के कुल व्यय पता लग जाएंगे। अब तीसरा चरण क्या करना है हमें, गैर रोकड़ मदें अतिरिक्त दी गई जानकारी, जैसे गैर रोकड़ मदें जिसमें रोकड़ का प्रयोग नहीं हो रहा, जैसे हिरास, डूबत ऋण प्रावधान, संपत्तियों की बिक्री से हानि इत्यादि ज्ञात करके इसे आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में, यानी कि व्यय की तरफ लिखेंगे। चौथा चरण क्या करना है, प्रयुक्त सामग्री की लागत ज्ञात करके इसे आय व्यय खाते के डेबिट लेंगे। अगर कोई सामग्री प्रयुक्त की गई है और उसकी लागत ज्ञात करने कह रहा है, तो इसको हम अगर लागत ज्ञात करके इसको आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, यानी कि व्यय खाते में लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं चरण 5 क्या है, आधिक्य या कमी निकलेगी। अंत में आय व्यय खाते के क्रेडिट, अगर क्रेडिट में कोई पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में यानी कि आय पक्ष में तथा डेबिट पक्ष में यानी कि व्यय पक्ष में अंतर आता है, तो यदि आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष का योग जो होगा डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, यानी कि बैलेंस के इधर की तरफ लिख लेगा
क्रेडिट की तरफ। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा वो, व्यय पर आय का अधिक, व्यय पर आय का अधिक। दूसरी स्थिति क्या होगी, अर्थात अधिक या अधिशेष कहलाएगा। इसके विपरीत स्थिति क्या होगी, यदि आय, यदि इसके विपरीत यदि आय से व्यय, यानी कि आय से व्यय अधिक है, व्यय अधिक हो, आय से व्यय अधिक हो, तो अंतर ही राशि कहाँ आएगी, कमी या घाटा, और ये व्यय किधर की तरफ निकलेगा, इसका बैलेंस डेबिट की तरफ, यानी कि व्यय की तरफ निकलेगा, और ये कहलाएगा डेफिसिट, कमी या घाटा, अथवा एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इस तरह से ये निकल कर आएगा। कहाँ पर निकल कर आएगा, आय व्यय खाते में। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कुल आय माइनस कुल व्यय बराबर आएगा, अगर कुल आय बड़ी है कुल व्यय कम है, कुल आय में से कुल व्यय घट चाहिए तो निकल के आएगा अधिक या अधिलाभ, और अगर कुल व्यय ज़्यादा है और कुल आय कम है तो ऐसी स्थिति में जो अंतर आएगा कुल व्यय में से कुल आय घटाने पर वो निकलेगी कमी या घाटा। अब अधिक को, जो अधिक को होगा, यानी कि जो सरप्लस स्थिति होगी, क्या वो कब होगी, जब व्यय कम होंगे और आय ज़्यादा होगी, यानी कि क्रेडिट की साइड में उसका निकल रहा होगा, बैलेंस निकल रहा होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अधिक को आर्थिक चिट्ठे में पूंजी कोष में जोड़ेंगे और कमी को पूंजी कोष में से घटा देंगे। जो अधिक निकलेगा उसको क्या करेंगे, आर्थिक चिट्ठी जो पूंजी खात कोष है हमारा उसमें तो जोड़ देंगे, और अगर कमी निकली है हमारी आय व्यय खाते में तो उसको पूंजी खाते में से, पूंजी कोष में से घटा देंगे। ये कहलाए, इस तरह से आय व्यय खाता आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको काफ़ी कुछ इससे सहायता, समझने में सहायता मिलेगी। देखिए, निम्नलिखित प्राप्तियां भुगतान खाते 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाना है। दे रखा है इन्होंने, शेष दे रखा है, बैलेंस, दान, चंदा, वसीयतें, ब्याज, ये तो हैं प्राप्तियां, और ये हैं पेमेंट, चैरिटी, वेतन, किराया, पोस्टेज, विज्ञापन, विनियोग, शेष, बैलेंस जो बच रहा है आय व्यय खाते का 31/2/2020 का, किसका, प्राप्तियां भुगतान खाते का, वो ये आ गया। अब इससे हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आ जाएंगे और इनकम को हम रखेंगे क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2020 टू चेयरटी, चेयरटी एक्सपेंडिचर यानी व्यय, चेयरटी व्यय करा है ये 25,000 रुपये का, ये आ गया डेबिट में। सैलरी व्यय करी है 12,100 की, टू रेंट 11,300 का, टू पोस्टेज 1,200 रुपये, टू इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपये। ये इस तरह के खर्चे किए गए, तो किधर की तरफ आ गए, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि डेबिट साइड में। इसके बाद इनकम कौन कौन सी क्या थी, पहली डोनेशन 19,700 का, बाई सब्सक्रिप्शन 23,000 रुपये के, बाई इंटरेस्ट 1275 की, ठीक है, और बाई एक्सेस। आप इस तरह से हमने ये सब चीज़ें डालनी। इसमें याद रखना ये बैलेंस जो आ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का इसमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है केवल उनका ही प्रयोग करना है। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे ये 49,000 रुपये का बैलेंस आएगा, और यहाँ बैलेंस यानी कि इनकम में बैलेंस कब आएगा, इसका मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। हमारी इनकम कितनी हुई, हमारी एक्सपेंडिचर हो गए 49,000 और इनकम कितनी हुई है, कम हुई है 6,025 रुपये की इनकम कम हुई है, तो हमारा ये क्रेडिट साइड में निकल के आएगा, और इसको हम कहेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि इनकम पर व्यय का अधिक, यानी इसका मतलब ये होगा कमी हो गई है हमारी, ठीक है। इस तरह से ये एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाना है। क्यों कह रहा है वो, प्रारंभिक कोष दे रखे हैं, नकद हाथ में दे रखा है, नकद बैंक में दे रखा है, और 2019 के चंदे, 2020 के, 2021 के प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्य शुल्क, कैंटीन की आय, दान बिला, इसके साथ ही कार्यालय व्यय, विनियोग खरीदे हैं,
खेल व्यय हुए हैं, वेतन दिया है, मजदूरी दी है, किराया दिया है, खेल सामग्री खरीदी है, अंतिम शेष जो नकद और हाथ में नकद बैंक में है। आप देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना कर देखते हैं। सबसे पहले व्यय करें, व्यय डेबिट की शायद आ गए। कौन कौन से? ऑफिस एक्सपेंस है 2000 रुपये के, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस है 7400 के, टू सैलरी 2400 की, टू वेजेस 1200 रुपये की, टू रेंट 5000 रुपये का। इसके बाद इनकम कौन कौन सी हुई? सब्सक्रिप्शन आए हैं, कितने के आए सब्सक्रिप्शन? 19,000 रुपये के, 19,800 के। तो देखिए सब्सक्रिप्शन, अब देखिए जो इस साल के होंगे वही हमें दिखाने हैं। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन जो है इस साल के जो सब्सक्रिप्शन है वो 18,000 है केवल। तो 18,000 की ही एंट्रियाँ बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दिखाएंगे। बाई एंट्रेंस फीस कितनी थी? एंट्रेंस फीस थी 2,500 रुपये, 2,500 रुपये इनकम में आ गई। बाई इनकम फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से जो इनकम हुई है वो दिखा दी हमने 9,400 की। बाई डोनेशन, डोनेशन से जो इनकम हुई है वो दिखा दिया क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब देखिए कार्यालय व्यय। अब इसमें कुछ चीज़ें हम देखे हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति हमने माना है। जो आजीवन सदस्यता शुल्क है वो एक बड़ी राशि है। देखिए आजीवन सदस्यता शुल्क जो है, हम आजीवन लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा हम पूंजीगत मानते हैं, तो इसलिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया है इसको। अतः इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम दिखाएंगे। प्राप्त दान सामान्य प्रकृति का, यानी कि दान छोटी सी राशि है, इसलिए इसको हम क्या दिखा देंगे? आय व्यय खाते में दिखा देंगे, क्योंकि छोटी सी राशि है। ठीक है, अगर ये बड़ी राशि होती तो हम इसके बारे में विशिष्ट दान होता तो हम इसको वो राशि चिट्ठे में दिखाते। इसके बाद विनियोग पूंजीगत व्यय है। देखो विनियोग जो है वो कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। हमने इसको पूंजीगत व्यय माना है क्योंकि ये एक तरह से संपत्ति है, तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया। ठीक है, इसके बाद अतः इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाएगा। खेल सामग्री का क्रय पूंजीगत व्यय, क्योंकि एक स्पोर्ट्स क्लब है, इसलिए ये कैसा खेल सामग्री जो खरीदी गई है, ये वाली खेल सामग्री जो खरीदी गई बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये हम कैसे मानेंगे? पूंजीगत खर्चा मानेंगे, इसलिए हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद जब दोनों का बैलेंस करिए तो ऐसी स्थिति में 13,400 रुपये एक्सपेंडिचर की तरफ निकल कर आता है बैलेंस शीट, तो ये कहलाएगी, अगर एक्सपेंडिचर की तरफ निकलता है तो ये कहलाएगा टू सरप्लस बीइंग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम का एक्सपेंडिचर पर अधिक, इनकम ज़्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर कम हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ थी। जो देखिए, एक इन्वेस्टमेंट को हमने क्या माना? पूंजीगत खर्चा माना है। ठीक है, इसलिए यहाँ आय व्यय खाते में नहीं दिखाया। इसी तरह क्योंकि ये स्पोर्ट्स क्लब है इसलिए खेल सामग्री खरीदी है, इसको भी हमने पूंजीगत संपत्ति माना है, पूंजीगत प्राप्ति का खर्चा माना है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ नहीं दिखाया है। धन्यवाद, नमस्कार।